मोहनपुर गांव के एक कोने में रामलाल अपने छोटे से मिट्टी के घर में अपनी पत्नी सरला, बेटे मोहन और बेटी सीमा के साथ रहता था। उनका परिवार मेहनती और ईमानदार था, लेकिन इस गर्मी ने उन्हें हर कदम पर आजमाया था। रामलाल की जिंदगी खेतों में पसीना बहाने में गुजरती, जबकि गौरी घर संभालने के साथ साथ मजदूरी भी करती ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। वही रामलाल खेतों में उगाए सब्जियों को बेचने का काम करता। सब्जी ले लो सब्जी ताजी एवं सबसे सस्ती। सब्जी ले लो सब्जी ताजी एवं सबसे सस्ती। सब्जी ले लो सब्जी ताजी एवं सबसे सस्ती। भैया 1 किलो खीरा देना, गर्मी में खीरा खाने का मजा ही कुछ और है। सब्जी ले लो की आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक सब्जी खरीदने आ जाते हैं। देखते ही देखते रामलाल की पूरी सब्जी बिक जाती है। सब्जी बेचकर वह घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सरला, मैं पड़ोस के चाचा के यहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें पता ही है गर्मी में हमारे तालाब की पानी सूख जाती है। हर साल चाचा ही हमें पानी देते हैं, तभी हमारी फसल हो पाती है। ठीक है, उनको मेरा नमस्ते कहना। सुनो जी, बच्चे नए पंखे की जिद कर रहे थे। हो सके तो इस बार एक नया पंखा खरीद लेंगे। रामलाल पड़ोस के चाचा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और रामलाल कैसे हो? कैसे आना हुआ? ठीक हूँ चाचा। आपको तो पता ही है कि हर गर्मी में मेरा तालाब सूख जाता है और आपके तालाब के पानी से ही तो गर्मी की मेरी फसल हो पाती है। रामलाल, इस बार मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें पानी देने से मेरी तालाब भी सूखने की स्थिति आ जाती है और मेरी तालाब सूख जाएगी तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे मत बोलिए चाचा। आप पानी नहीं देंगे तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल ही तो मेरी रोजी रोटी है। मुझे माफ करना रामलाल, मैं पानी नहीं दे सकता। रामलाल पानी न मिलने की बात अपनी पत्नी को बताता है। इस बात से दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। देखते ही देखते रामलाल की फसल इस चिलचिलाती धूप और पानी न मिलने की वजह से बर्बाद हो जाती है। रामलाल की फसल बर्बाद होने के बाद और तालाब सूख जाने की वजह से वह सेठ के यहाँ दिहाड़ी मजदूर का काम करने लगा, जिससे घर का चूल्हा जल सके। एक दिन, हे भगवान, ये कैसी गर्मी पड़ रही है इस बार। ऐसा लगता है जैसे सूरज आसमान से उतरकर सीधे हमारे सिर पर आ बैठा हो। क्या करें जी, अब तो ये हर साल बढ़ती ही जा रही है। पानी की भी इतनी किल्लत हो गई है कि कुएं और नल दोनों ही सूख गए हैं। हाँ सरला, इस बार तो पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो इस गर्मी से बचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मैं भी सोच रही हूँ इस बार किसी के यहाँ काम ढूंढकर काम करूंगी, जिससे थोड़ा मोड़ा खर्चा निकल जाए। सरला, इस बार गर्मी तेज की पड़ना शुरू हो ही गई है। क्यों ना एक पंखा ले लें? वैसे भी बिना पंखे की रात में सोना मुश्किल सा हो जाता है। बात तो सही कह रहे हो जी, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं और ऊपर से बच्चों के पढ़ाई के खर्चे। मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरा मन नहीं करता और गर्मी भी बहुत लगती है। बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर तुझे भी अपने बाप की तरह मजदूरी ही करनी है तो मत जा, लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है तो स्कूल जरूर जाना पड़ेगा। सरला बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में छोड़कर वापस आ जाती है। ठीक है सरला, 10 बजने वाले हैं। मैं भी अब काम पर जाता हूँ। लेट पहुंचूंगा तो सेठ मणिचंद 2 बात सुना देंगे। ये कुछ रात के बचे बासी रोटी है, गर्मी बहुत है, रोटी खा के पानी पी लीजिएगा। रामलाल थैली पकड़कर काम पर निकल जाता है। घड़ी के 10 बज रहे थे, लेकिन फिर भी मानो सूरज आग उगल रहा हो। अबे रामलाल, ये क्या? इतनी देर से आ रहा है? काम का कोई टाइम नहीं तेरा? सेठ जी, क्या बताऊं, घर से जल्दी चला था, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि रास्ते में सिर चकराने लगा। 2 मिनट छांव में बैठ गया, इसलिए देर हो गई।
हाँ हाँ, बहाने मत बना। हम तुम्हें काम के लिए पैसे देते हैं, टाइम पर आने के लिए नहीं। सेठ जी, मजदूरी ही तो कर रहा हूं। थोड़ा समझिए, ऐसी गर्मी में जान की भी तो फिक्र है ना। अरे रामलाल, जान की इतनी फिक्र है तो मेहनत मजदूरी छोड़ दे, जाकर ठंडी छांव में सो, लेकिन फिर शाम को खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। मजदूरों जैसी औकात में रह, ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना तुझे निकाल कर किसी और को रख लूंगा। ऐसे गरीबों की लाइन लगी है मेरे दरवाजे पर। देरी से आया है, ऊपर से बक बक। चल काम पे लग। रामलाल और कुछ मजदूर इस चिलचिलाती धूप में काम कर रहे थे। कुछ देर काम करने के बाद रघु काका बोले, उफ, ये गर्मी हमें मार डालेगी। ऐसा लग रहा है कि सूरज आसमान से उतरकर हमारी पीठ पर बैठ गया हो। हाँ भाई, लेकिन मजदूर आदमी के लिए धूप छांव सब बराबर है। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक पेट में रोटी जाती है। और जब हाथ पैर जवाब दे दें तो फिर सेठ के दरवाजे से भीख तक नहीं मिलेगी। यही तो दुख है भाई। हम गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं। जितना चाहे हमें काम में जोत दो, और जब मन करे हमें निकाल दो। हमारी जिंदगी किसी पुराने कपड़े जैसी है, जब तक फटी नहीं तब तक चलती है और फिर किसी कोने में फेंक दी जाती है। सही कहा रामलाल। सुबह से लेकर रात तक हड्डी तोड़ मेहनत करो, फिर भी सेठ के ताने सुनो, और अगर एक दिन बीमार होकर काम पर ना आओ तो मजदूरी भी कट जाती है। वे आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ सेठ आ जाता है और गुस्से से कहता है, तुम लोग को मैं बात करने के पैसा देता हूँ या काम करने के? ठीक से काम करो, नहीं तो आधी मजदूरी देनी पड़ेगी मुझे। रामलाल, एक तो तुम लेट से आए और ऊपर से टाइम पास कर रहे हो। सेठ के इतना कहते ही वे काम में फिर से भिड़ जाते हैं। सरला इधर मन ही मन सोचती है, रामलाल दिन रात मेहनत करता है, फिर भी घर में ठीक से चूल्हा जल नहीं पाता। बच्चे भूखे रहते हैं, मुझे भी कुछ करना होगा। ये सोचकर वह काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक घर में जाती है। मालकिन, मालकिन, अंदर कोई है? क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? मालकिन, घर में बहुत मुश्किल है। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुट पा रही। मुझे काम चाहिए। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कुछ भी कर लूंगी। हमारे यहाँ पहले से नौकरानी है, और फिर गरीब लोग आते हैं, काम मांगते हैं, फिर चोरी चकारी करने लगते हैं। चौधरी मालकिन, कुछ काम हो तो बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तू बर्तन मांज सकती है? हाँ मालकिन, कर लूंगी। ठीक है, लेकिन तुझे हाथ धोकर अंदर आना होगा। हमारे बर्तनों को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह साफ करना, समझी? और हाँ, ज्यादा पैसा की उम्मीद मत करना। जितना दूंगी उतना मैं खुश रहना। कल सुबह जल्दी आ जाना। सरला काम ढूंढकर घर आ जाती है। उतना तक उसके बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, लेकिन रामलाल अभी तक नहीं आया था। कुछ देर के बाद रामलाल भी आ जाता है। आ गए? बहुत देर कर दी आज। क्या बताऊं भाग्यवान, सेठ ने आज और ज्यादा काम लगवा दिया, ऊपर से मजूरी भी काट दी। कह रहा था कि मैं देर से आया था। बस यही रह गया है हमारे नसीब में। मम्मी, आज खाना में क्या है? बड़ी जोर की भूख लगी है। काम ढूंढने गई थी तो मालकिन ने थोड़ा बचा हुआ खाना दिया है, मैं गरम करके लाती हूँ। अच्छा, तो तुझे भी काम मिल गया? हाँ, लेकिन साथ में बेइज्जती भी। मालकिन कह रही थी कि बर्तनों को छूने से पहले साबुन से अच्छे तरह हाथ धोना पड़ेगा।
जैसे कि हमारे ऊपर गंदगी हो। सरला बच्चों को लाए खाना को गर्म करके बच्चों को देती है। वे बड़े चाव के साथ खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद बच्चे खाना खा के सो जाते हैं। घर में बस बच्चों की धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। बाहर अंधेरा घना हो गया था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक उम्मीद की छोटी सी लौ जल रही है। देख तो सरला, बच्चे कितनी चैन की नींद सो रहे हैं। काश हम भी ऐसे सो पाते, बिना किसी चिंता के। बच्चों के सो जाने से ही सुकून मिलता है रामलाल, वरना उनके भूखे रहने का दुख और बढ़ जाता। आज भी हमें खाना नहीं मिल पाया। सारा दिन चिलचिलाती धूप में मजदूरी की, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई। सब्र रखो रामलाल, मेहनत करेंगे तो एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। कब सरला, कब बदलेगा हमारा नसीब? कितने सालों से यही सुनते आ रहे हैं, मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदला। अगर हम हार मान लेंगे तो बच्चों का क्या होगा? हमें ही लड़ना होगा ताकि उनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल सकें। तू ठीक कहती है सरला, जब तक दम में दम है कोशिश करते रहेंगे, शायद हमारे बच्चे इस गरीबी से बाहर निकल सकें। अगली सुबह रामलाल बिना कुछ खाए काम पे आ जाता है। चिलचिलाती धूप और भूख की वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वह देखते ही देखते जमीन पर गिर जाता है। अरे रामलाल, होश में आ भाई, देख, आंखें खोल। अरे हरिया, खड़े होके क्या देख रहा है? जा मालिक को बुला ले, जल्दी जा जल्दी। हरिया दौड़कर मालिक के पास पहुंचता है और कहता है, मालिक, रामलाल काम करते करते बेहोश हो गया। सेठ गुस्से में आता है। कुछ देर के बाद रामलाल को होश आता है। सेठ रामलाल को गुस्से में कहता है, काम करने आए हो कि नाटक करने? अरे 2 पैसे की मजदूरी मिलती है तो भी मेहनत नहीं कर सकते? सेठ जी, माफ कर दीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए चक्कर आ गया था। भूखा है तो हमारा क्या कसूर? घर से खाकर नहीं आ सकता? हम कोई धर्मशाला चला रहे हैं जो तेरा पेट भरे? बाकी मजदूर उसकी बेबसी को देखकर आहत हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी भी यही हालत होगी। हमको ऐसे कमजोर और नखरेबाज मजदूर नहीं चाहिए। जा, आज से तेरा हिसाब खत्म। अब यहाँ काम पे आने की जरूरत नहीं। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। बच्चों के लिए 1 वक्त की रोटी का सहारा भी चला जाएगा। मुझे तेरी घर की कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। निकल यहाँ से और कभी वापस मत आना। रामलाल दुखी मन से घर वापस आता है और घर के बाहर बैठ जाता है। जब सरला को यह पता चलता है तो तुरंत काम से वापस आने लगती है और कहती है, रामलाल, ये क्या हाल बना लिया? क्या हुआ? सरला, सब खत्म हो गया। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब बच्चों को कैसे पालेंगे? काम से निकाल दिया? पर क्यों? सुबह से कुछ खाया नहीं था, कमजोरी लग रही थी। काम करते करते चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। बस सेठ ने गुस्से में निकाल दिया। सेठ को जरा भी दया नहीं आई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कैसे जिएंगे। गरीबों पर कौन सोचता है सरला? उनके लिए हम बस मजदूर हैं, एक मशीन। जब तक चलते रहे ठीक, नहीं तो फेंक दिया। तुम चिंता मत करो रामलाल, भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं। अरे रमा, जा सरला को बुला के ला। उसके पति को काम से निकाल दिए तो घर गई है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और काम भी बहुत है। और सुन, पूरे परिवार को बुला लेना। उसके बेटे बेटियां भी अमीर लोगों का स्वादिष्ट खाना खा के देखेंगे। कभी नसीब नहीं हुआ होगा। ठीक है मालकिन।
सरला, अरे वो सरला, घर में कोई है क्या? बाहर कोई पुकार रहा है, मैं जरा देखती हूँ। अरे रमा दीदी, इतनी गर्मी में हमारे यहाँ कैसे? सरला, सेठानी जी ने तुम्हें शाम को बुलाया है। कह रही हैं कि उनके बेटे का जन्मदिन है, तुम्हें काम पर आना है, और हाँ, अपने परिवार को भी साथ ले आना। ठीक है रमा दीदी, हम आ जाएंगे। कौन था सरला इतनी गर्मी में? रमा थी जी, मालकिन के यहाँ काम करती है, जहाँ मैं करती हूँ वहीं। बोल रही थी मालकिन के बेटे का जन्मदिन है और पूरे परिवार को निमंत्रण दी है। हम सभी चलेंगे, आप भी 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, इसी बहाने बच्चों को भी खाना मिल जाएगा। रामलाल और उसका परिवार मालकिन के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे मालकिन के घर पहुंच जाते हैं। अरे सरला, आ गई तू। सुना है तेरे पति को काम से बाहर कर दिया है। जो होना था हो गया। अब रमा की मदद कर घर सजाने में, और बच्चों को हाल में छोड़ दे, लेकिन देखना सामान को तोड़ फोड़ मत दे। जी मालकिन। अरे मालकिन, आपका घर तो इतने गर्मी में भी बहुत ठंडा है। कौन सी ईंटें की बनाई है? अरे ईंटें नहीं, एसी लगवाई है इसीलिए। ये एसी क्या होता है मालकिन? ऐसी नहीं जानते हो? ऐसी मतलब एयर कूल। अब कैसे बताऊं? ऐसी मतलब घर को ठंडा करने वाला। ये सब छोड़ो, जाओ हॉल में बैठना, और सरला तुम काम पे लगो। रामलाल और उसके बेटे बेटियां एक हाल में आ जाते हैं। बच्चे खुशी से उछल कूद करने लगे। मालकिन इधर सरला और रमा को काम करवाने लगी। बच्चे खेलते खेलते एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरा साफ सुथरा और एसी भी लगे थे। बच्चे मखमल बेड पर बैठ जाते हैं। मखमल बेड और कमरा ठंडक होने के वजह से वे उसी बेड में सो जाते हैं। तभी मालकिन का बेटा उस कमरे में आ जाता है। जब उनको अपने बेड में सोते देखता है तो वह गुस्सा से कहता है, मेरे बेड में सोने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी कहाँ हो? तुम जल्दी आओ। अपने बेटे को चिल्लाते सुन मालकिन भी कमरे की तरफ बढ़ने लगती है और उनको सोते देखती है तो वह गुस्सा से चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये गंदे बच्चे मेरे बेटे के बिस्तर पर कैसे सो गए? सरला, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे नालायक बच्चे क्या कर रहे हैं। अब इतने में वहाँ सरला भी पहुँच जाती है। सरला, अपने बच्चों को संभालो, ये अपनी औकात भूल गए हैं। गरीब हो, गरीब की औकात में रहना सीखो। अब इन गंदे बच्चों के सोने से पूरे बिस्तर की सफाई करवानी पड़ेगी। मुझे इस पर गरीबों की गंदगी नहीं चाहिए। मालकिन मालकिन, ये तो बच्चे हैं, इन्हें कुछ मत बोलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सरला, तुम अपनी औकात भूल गई थी, इसलिए तुम्हारे बच्चे भी भूल गए। अब निकलो मेरे घर से। दोबारा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश मत करना। पूरा पार्टी ही खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। रात के 9 बज रहे थे। मालकिन के भगाने के बाद रामलाल का परिवार घर आ जाता है। रामलाल, आज हमारी औकात हमें फिर से दिखा दी गई। हमारे बच्चे इतने थक गए थे कि बस सो गए, लेकिन अमीरों को लगा कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया। गुनाह? हाँ सरला, गुनाह किया है हमने। गरीब होकर जन्म लेने का गुनाह। हमारे बच्चों का हक भी नहीं कि वे एक अच्छे बिस्तर पर सो सकें। दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आती है, रामलाल, अरे वो रामलाल, सो गए क्या या जग रहे हो? अरे हरिया, इतनी रात मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ ने तुझे काम से निकाल दिया। उस दिन से तेरे यहाँ चूल्हा नहीं जला है और 3-4 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं सबके लिए खाना लाया हूँ। हरिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी चुकाने नहीं पाऊंगा। हरिया के दिए भोजन को जैसे ही खाने वाले थे, तभी बाहर से फिर आवाज आती है, जय श्री राम, घर में कोई हो बेटा?
मैं जरा बाहर देख कर आता हूं। कौन हो बाबा? मैं तो गरीब हूं, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे छोटी सी कुटिया में आप चाहे तो प्रवेश करके मुझे आशीर्वाद दे दें। हे पुत्री, काफी दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया हूं, कुछ खाने के लिए है तो खिला दो। भगवान तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखेगा। सरला कुछ देर सोचती है, फिर बाबा को खाना परोस देती है। बहुत स्वादिष्ट भोजन है पुत्री, क्या और भोजन मिल सकता है? सरला दूसरा प्लेट भी परोस देती है। ऐसे करते करते बाबा सभी प्लेट के खाना को खाकर खत्म कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्री, जो इस भूखे बाबा को तुमने भोजन ग्रहण करवाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। जितना खाना था उसको तो बाबा को खिला दिए जी, अब क्या को खाएंगे? इतने दिन भूखे रहे, आज भी भूखे रह लेते हैं, शायद कल कुछ खाने को मिल जाए। जब वे घर के अंदर गए तो उनके होश उड़ जाते हैं। चावल दाल की बोरी, बहुत सारी सब्जियां और खाना पैसा और बहुत सारे खाद्य सामग्री जादुई तरीके से आने लगे। अरे इतने सारे भोजन और पैसे कहाँ से आ रहे हैं? लगता है वह बाबा आम इंसान नहीं थे। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो, वे बाबा हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए। रामलाल का परिवार भरपेट भोजन करता है। अगले दिन सुबह रामलाल तालाब के किनारे टहलने जाता है और जो देखता है तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। वह आश्चर्य से, अरे ये तो कमाल हो गया, कुछ सप्ताह पहले ही तो मेरी तालाब सूखी पड़ी थी, अचानक रातों रात पानी कहां से आ गया? लगता है उसी बाबा का चमत्कार है। हे बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। रामलाल तालाब में पानी भरने की बात अपनी पत्नी को बताता है तो वह भी आश्चर्य में पड़ जाती है। रामलाल तालाब में पानी भरने की वजह से वह फिर से खेती करने लगता है। उसकी खेती पहले से और अधिक अच्छी होती है। वह बाजारों में सब्जी बेचने ले जाता है। देखते ही देखते उसे काफी मुनाफा मिलता है। इस वजह से वह भी अपने मिट्टी के घर में एसी लगवाता है। इस तरह वे इस गर्मी में हंसी खुशी जीने लगे।